जिसको इधर आप ऐसे करते हैं। अगेन एक बार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों से मिल रहा हूँ, तो मेरी तरफ से आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि सीए कोर्स आपने ज्वाइन किया है और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्स आप लोग जानते ही होंगे, पता है सभी को। हाँ, मतलब अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल कोर्सेज में नंबर 1 पर है आपका। और जितना मैं जानता हूँ सीए के बारे में, सिर्फ 4 साल की मेहनत, और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं है। फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, कहने को छोटा तो लगता है, बट फिर भी वे कितने पेपर्स होंगे आपके फाउंडेशन में? 4 पेपर्स हैं, इंटरमीडिएट में 8, फाइनल में 8। और अगर अपनी आप पीछे की पूरी लाइफ देखो, 12th स्टैंडर्ड तक 2 साल आपका केजी, प्री नर्सरी, 14 ईयर्स आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, और 14 ईयर्स में जितना पढ़ा है उसके सामने बहुत कम है। उन 14 ईयर्स में 2 बार तो बोर्ड दिए हैं आप लोगों ने, लॉट्स ऑफ टेंशन्स के साथ। ठीक है, कोविड की वजह से कुछ एक बैचेस को एग्जामिशन मिल गया, लेकिन फिर भी बोर्ड तो बोर्ड ही है। तो सीए में मेरी तरफ से आप लोगों का लिए बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है, और मेरी दिली इच्छा रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी सीए बने और आप लोगों का कार्ड हम भी अपनी पॉकेट में लेकर घूमें, है ना। कितना अच्छा रहेगा। इंट्रोडक्शन अभी लेंगे सभी से। फिलहाल मैं आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ बिजनेस लॉ, वन ऑफ द पेपर ऑफ योर फाउंडेशन। 4 पेपर्स हैं आपके पास 100 नंबर के। मेरे पास भी 100 नंबर का एक पेपर है आपका, जिसमें से मैं बिजनेस लॉ, अगर अभी डिस्कस करेंगे उस पेपर के बारे में भी। जब मैं बिजनेस लॉ की बात कर रहा हूँ, तो बिजनेस लॉ में जो एक छोटा सा वर्ड है 3 अक्षर का, लॉ, सबसे पहले हम उसी पर फोकस करें, लॉ के बारे में। आ रहे, थोड़ा सा इधर रखना पड़ेगा, फोल्ड करके। ये फोल्ड हो जाएगा, सबका फोल्ड है, फोल्डेबल है, मुझे मालूम नहीं। ठीक, राइट, थैंक यू। फर्स्ट टाइम लाइफ में अपनी अभी ऑफिशियली आपके पास लॉ का पेपर आया है। आवाज़ आ रही है मेरी वहाँ तक? फर्स्ट टाइम पढ़ा तो है आप लोगों ने कहीं ना कहीं, सिविक्स में थोड़ा बहुत आया होगा, जब आप जूनियर क्लासेस में रहे होंगे, सिविक्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया। इस बार पहली बार ऑफिशियली आप लोग लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो जब मैं बिजनेस लॉ की बात कर रहा हूँ, उसमें से मैंने वर्ड लिया भी पहले, लॉ। क्या समझ पा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि लॉ क्या है? लीगल स्टडीज, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात। बेसिकली लॉ के बारे में क्या कहा जाता है, रजिस्टर सब लोग लाए हैं, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, एक हाथ की भी प्रैक्टिस होती रहेगी, है ना। काफ़ी टाइम हो गया, छुट्टियों के बाद लिखने का मौका मिला होगा, हालांकि कई क्लासेस हो चुकी है, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। लॉ के बारे में कहा गया कि व्हाट इज दिस, दिस इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो, पता सब कुछ होता है हमें, लेकिन लिखना जरूरी है। जितना लिखेंगे उतना अच्छा प्रैक्टिस होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये टेक्स्ट पेपर है।
लिखना है आपको, अच्छा लिखना, अच्छा प्रेजेंटेशन, क्योंकि सीए एक अपने आप में प्रेस्टिजियस कोर्स है। स्कूल स्टैंडर्ड तक कभी कभी हमारे दिमाग में आ जाता था कि भाई ऐसा लिख दो कि टीचर पढ़ ही ना पाए। कभी कभी आ जाता है, ऐसा नहीं कि सबके, कभी कभी आ जाता है, अरे ऐसा लिखते कुछ नहीं होता, हमने लिख दिया शीट भर दी। नहीं, यहाँ खेल शीट भरने का नहीं है, यहाँ खेल प्रेजेंटेशन का है। हम टीचर्स आपकी उंगली पकड़कर चलाने के लिए हैं, एग्जाम आपने देना है, मार्क्स आपने लेने हैं, सीए आपने बनना है। इसलिए लिखने में बिल्कुल कोताही मत बरतना बच्चों। कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे अधिकतर आप लोग, अभी इंट्रोडक्शन लेंगे तब पता चलेगा। अधिकतर लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की वीकनेस जानता हूँ, है ना, ये जो लिखने की आदत होती है बड़ी कम होती है हमें, है 80-90% लोग एग्रीड होंगे, बहुत कम होती है। हमें आदत है, आप कहोगे अकाउंट्स का क्वेश्चन दे दो सर, कंपनी का पार्टनरशिप रेशो दे दो, कैश फ्लो दे दो सर, कर देंगे। इकोनॉमिक्स नो नो नो, लिखने का मत दीजिए। होता है ऐसा, है मोस्टली। मैं भी कभी कभी ऐसी दौर से गुजरा हूँ, ऐसी बात नहीं है, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है। लिखना है, लिखने में कोई कंजूसी नहीं करनी। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, पहला पॉइंट। ठीक है जी, हम लोग रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, फॉर व्हाट? सीए इंस्टीट्यूट ने कोर्स करिकुलम बनाया ना, क्यों बनाया? उन्होंने कहा कि बच्चों ने कम से कम इतना पढ़कर आना चाहिए, जब प्रोफेशनल फील्ड में घुसे तो उनके दिमाग में इतनी टेक्स्ट नॉलेज होनी चाहिए। नो डाउट प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और कभी कभी तो लगता है कि बहुत बड़ी डिफरेंस होता है प्रैक्टिकल लाइफ और थियोरेटिकल लाइफ में। बट सीए इंस्टीट्यूट चाहता है ना, उसने आपके लिए एक कोर्स करिकुलम बनाया कि ये पढ़कर आना है। तो जब लॉ के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए गए, डिजाइन किए गए, उसका पर्पस क्या था? व्हाट टू रेगुलेट। रेगुलेशन आया ना, व्हाट टू रेगुलेट, क्या रेगुलेट करना चाहते हैं हम? बताओ बताओ। कुछ वो थोड़ी हो रहा है, टेस्टिंग नहीं हो रही, सिंपल एकदम। हाँ जी बताइए। दैट्स इट। ह्यूमन बिहेवियर, कंडक्ट उसमें आ गया, नो डाउट। हमने रेगुलेट किसको कर रहा है? ह्यूमन बिहेवियर। अगर मैं रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर करना चाहता हूं तो मुझे बताओ ऐसा क्या है? हम लोग ह्यूमंस बैठे हैं, आप 22, 23, 26, 24 लोग हो, 25 में हो गया मान लीजिए। हमारे ह्यूमन बिहेवियर में ऐसा क्या है जो हमें रेगुलेट करना चाहिए, जिसके लिए रूल्स बनाने चाहिए? आज लॉ का हम एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम लॉ में घुसे तो पता तो हो, स्टार्टिंग से ही आपको आपके टीचर्स ने सेंटेंस पढ़ाना नहीं सिखाया, एबीसीडी सिखाया था ना, बेस बनाया। आज छोटी सी एक क्लास के अंदर हम छोटा सा एक बेस बना रहे हैं, जिससे दिमाग में आपके हमेशा क्लियर रहे कि क्या है, क्या पता सबको है कि लॉ क्या है, लेकिन हम आज पढ़ेंगे लॉ क्यों है, कैसे है, जरूरत क्या थी, उन सब चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं। और आपके छोटे से कोर्स करिकुलम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बिजनेस लॉ का। बताइए सर। इंटरेस्ट लेना है थोड़ा सा, बताओ बताओ, कुछ तो बताना है, दिमाग में चलता है। हमारा ब्रेन कभी सोता नहीं है, रात में भी चलता है ना, अभी भी चल रहा होगा, हो तो लॉ की क्लास में ही, और तो कहीं नहीं हो, कहीं इस वक्त सभी लॉ की क्लास में बैठे हैं, तो लॉ से कंसर्न चलाना है। ये एक आपकी देखो क्लास क्यों होती है, आप लोगों की एक प्रैक्टिस है आपको कॉन्सेंट्रेट कराने की। नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो कहेंगे हम तो घर में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी एक कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस है। क्या कहता है बताओ? ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? अग्रेसिव होता है ह्यूमन तो। बिल्कुल, एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एक बहुत छोटी सी बात कही गई है कोट के रूप में, अ ह्यूमन इज ऑलवेज अ वुल्फ टू द अदर ह्यूमन। ये कोट है हमारे लिए ही, लेकिन ये कहा गया है कि अगर हमें रेगुलेट ना किया जाए, हमारे ऊपर रूल्स ना लगाए जाएं, तो हम लोग वास्तव में जानवरों की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको उसका एक ज्वलंत उदाहरण दे सकता हूं। आप लोग बहुत सारे बच्चे इस वक्त बाइक चलाने लग गए हैं, स्कूटी चलाने लग गए हैं, लेकिन रोड पर तो सारे ही आते हैं। एक रेड लाइट खराब करके देख लीजिए शेख सराय की एक दिन,
सारी रेड लाइट्स ऑफ कर दीजिए। शेख सराय, अंबेडकर और ये आपका क्या अंबेडकर नगर कहलाता है, और ये क्या कहलाता है इधर आपका पीछे, चिराग दिल्ली की। 3 रेड लाइट्स सिर्फ आप बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिए ह्यूमन बिहेवियर, हॉर्न, गालियां, और इतना बड़ा जैम कि ऐसे लगेगा पता नहीं क्या हो गया दिल्ली के अंदर। ह्यूमन बिहेवियर है तो सबको तो पता है कि मुझे भी निकलना है, आपको, सबको निकलना है, लेकिन इस तरह से हम लोग अपने आप को चौक कर देंगे कि हम लोग निकल नहीं सकते। तो आई बात सिंपल सी कि मैं ब्रीफ कर रहा हूं कि ह्यूमन बिहेवियर वास्तव में कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है कि अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वो बेकाबू हो जाता है। तो बहुत पहले, मैं उस पर भी आऊंगा अभी, कि बहुत पहले ये चीज डिसाइड हो गई कि ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, और जब वो रेगुलेट होगा तो उसकी वजह से ही सोसाइटी के अंदर क्या रहेगी, पीस, हार्मनी। नहीं तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। अभी आपने कहा गाली गलौज, किसी को गाली गलौज सहन नहीं हो, उसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़े से और प्रॉब्लम हो गई। इतनी सारी कोर्ट कचहरियां क्यों चल रही हैं? इस ह्यूमन बिहेवियर की वजह से तो चल रही हैं। अगर सभी का ह्यूमन बिहेवियर ठीक हो जाए तो कोर्ट कचहरियों की जरूरत है दिल्ली पुलिस की, या और भी स्टेट्स में पुलिस है, उनकी जरूरत है? नहीं है। पुलिस, कोर्ट, कचहरी जस्ट टू रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर, यही चीज है। अब हम कहते हैं जब लॉ से हम आए कि ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई इसकी जरूरत है, इसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा, पीस मिलेगी। इसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा, लोगों में हार्मोनाइज बिहेवियर क्रिएट हो जाएगा, एक दूसरे के लिए सिंपैथी ना कहेंगे लेकिन एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रहेंगी कि हाँ चलो कुछ नहीं, आप पहले निकलिए सर, ये लाइट आपकी है, मैं नहीं जाऊंगा, ये ग्रीन लाइट आपकी है, इसमें आप जाइए, या कुछ भी है, पार्किंग की प्रॉब्लम है तो आप लोग उसे हार्मोनाइज तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी। अब आती है बात कि ये तो एक छोटा सा हुआ कि लॉ की हमें जरूरत क्यों पड़ी, लॉ क्या है। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं इंडिया के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग इंडिया के अंदर हैं और इंडिया के लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947। 47 में आजाद हुआ। क्या हमें हर चीज विरासत में अच्छी मिली थी? है ना, हम लोग तो बहुत आगे निकल गए, आप लोग तो मेरे से भी बहुत आगे आ गए हैं, 3rd जनरेशन आ गई होगी आप लोगों की भी, मैं अभी 2nd जनरेशन में हूं शायद। इतना कुछ 1947 में हुआ कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। अंग्रेज छोड़कर चले गए हमें ऐसे ही बुरे हाल में, हमारे पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था से मतलब हमारे पास अपना कुछ लॉ ही नहीं था कि कैसे करें। ना तो कोई पहले पावर में था, ना तो किसी ने कभी टेस्ट चखा था कि एक पीएम साहब बने, कि मुझे एज अ पीएम क्या साहब क्या करना है। नो डाउट पता था, लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग ही तो हैं, सारा कुछ सीख कर तो आए नहीं थे। तो जब 1947 में देश आजाद हुआ, एक टीम क्रिएट की गई, प्रेसिडेंट साहब बने, प्राइम मिनिस्टर साहब अपॉइंट हुए और एक लॉ मिनिस्टर साहब अपॉइंट हुए। क्या थे हमारे लॉ मिनिस्टर साहब का नाम? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये हमारे लॉ मिनिस्टर थे। जब लॉ मिनिस्टर साहब अपॉइंट हुए तो उनके सामने सबसे पहली चुनौती क्या रखी गई कि हमारे देश में तो लॉ को नाम से कुछ भी नहीं है, कुछ करिए, क्या करना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि लॉ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना पड़ेगा पूरा इंडिया का। उनको ड्यूटी दी गई, वो चेयरमैन बने कमेटी के, एक पूरी कमेटी बनी, एक सिंगल मैन काम नहीं होता, लेकिन क्योंकि जो सुपरसीड करता है टीम को हमेशा उसी का नाम होता है ना। क्रिकेट में जो कैप्टन है उसी का नाम होता है, जिताते तो पूरे प्लेयर्स ही हैं, अकेले 11 नहीं, बाहर जो 4 बैठे उनका भी नाम होता है, लेकिन कैप्टन एक ही है। टीम लीडर थे उस वक्त अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर साहब ने पूरी मेहनत की। 47 से आजाद होते होते 2 साल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में, तब जाकर नवंबर 49 में जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। कमियां रही, सब कुछ हुआ, करते करते पूरा एक ग्रंथ तैयार हुआ। जैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के हिसाब से हमारा एक ग्रंथ है सबका, है ना, वैसे ही जब बात आई एक देश की तो हमारी कंट्री के लिए एक ग्रंथ तैयार हुआ
जो हमारी कंट्री का माई बाप कहलाया, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसे माई बाप मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, फादर ही कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, फादर ऑफ लॉ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फादर ऑफ लॉ, कुछ लोग मदर ऑफ लॉ भी कहते हैं, हमारी बुक में मदर ऑफ लॉ भी लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों का इक्वल स्टेटस है। तो जब हमने बी आर अम्बेडकर साहब को ड्यूटी दी, उन्होंने 26 नवंबर 1949 को ग्रीन सिग्नल दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। लेकिन वो इंप्लीमेंट किस दिन हुआ? ये तो सबको पता है, 26 जनवरी 1950। इसीलिए उस दिन का नाम क्या पड़ गया? हिंदी में बोला गया गणतंत्र दिवस और इंग्लिश में बोला गया रिपब्लिक डे। उस दिन हम रिपब्लिक हुए, एक्चुअली में उस दिन हमें फुल फ्रीडम मिला, जिस दिन सब कुछ हमारा अपना हो गया। उससे पहले हम क्या कर रहे थे? बोरो कर रहे थे, है ना, जो अंग्रेज छोड़ कर गए थे उसी को फॉलो कर रहे थे। हालांकि हुआ क्या, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, हमारे पास बहुत सारे एक्ट थे, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लॉ चल रहे थे, उन्हीं लॉ को इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया। अभी आपको ही पढ़ाएंगे, तीन एक्ट तो आपको वो पढ़ाए जाएंगे जो आज़ादी से पहले के हैं आपके सिलेबस में, 2 हैं जो आज़ादी के बाद के बने, बहुत लेटेस्ट। अब जो आज़ादी से पहले के बने उनको अडॉप्ट किया गया, क्यों? क्योंकि वो जरूरत थे, उनका एज इट इज स्ट्रक्चर हमने कंटेन किया, ले आए। हाँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि जो चीज जैसी अडॉप्ट की गई वो हमेशा सालों साल वैसी ही रहेगी, नहीं होती ना। हम भी बॉर्न हुए, छोटे से बच्चे से बड़े हुए, कपड़ों के स्टाइल चेंज हो गए हमारे, ऐसे ही एक्ट में होता है। लॉ बिल्कुल हमारी एक कैजुअल लाइफ के साथ चलता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के लिए बना है ना। लॉ किसके लिए बना है? हमने पढ़ा कि ह्यूमन बिहेवियर के लिए बना है। तो जब वो ह्यूमन बिहेवियर के लिए बना, तो उसी हिसाब से उसके अंदर डे टू डे, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर जब जो चेंजेस लगे उनको उसमें अमेंड किया गया। हर एक्ट को जिसको पढ़ेंगे उसमें अमेंडमेंट एक्ट्स भी आप देखेंगे कि फला ईयर में अमेंडमेंट हुआ, फला ईयर में अमेंडमेंट हुआ। तो जो अमेंडमेंट है ये क्या है? जो भी हमें टाइम के अकॉर्डिंग जरूरत लगी कि भैया ये चेंजेस जरूरी हैं, ये चेंजेस जरूरी है हमारे इस लॉ में, वो चेंजेस करो, और उन चेंजेस को ले आए। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, जब देश आजाद हुआ था टेलीफोन ही नहीं था टेलीफोन था, तो कुछ एक मिनिस्टर लेवल के लोगों के पास हुआ करता था। पुरानी पिक्चरों में देखा है, पोस्ट ऑफिस जाते थे लोग कि भाई साहब एक ट्रंक कॉल करना है, उनको नंबर देते थे, फिर वो आपको टाइम देते थे इतने बजे आ जाओ, फिर पता चला ट्रंक कॉल कनेक्ट हुआ। मैंने खुद देखा हुआ है, आप लोगों को नहीं देखा, मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा हुआ है कि जब पहली बार हमारे घर MTNL का फोन लगा, वी वर सो एक्साइटेड, छोटे से थे, अरे वाह MTNL का फोन लग गया। और वो एक नंबर पूरी कॉलोनी में बटता था। पहले तो पूरी कॉलोनी आपस में चाचा ताऊ मौसी मौसा सभी हुआ करते थे, मामा मामी सब, आ जाओ जी उसका फोन आ गया, आ जाओ जी उसका फोन आ गया। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, फोन से पेजर्स आए, मोबाइल्स आए, आजकल तो स्मार्टफोन्स आ गए। ईमेल पहले कहाँ होती थी? हमारी कॉलेज लाइफ, मैंने जो अपनी कॉलेज लाइफ पास आउट की, मेरे पास किसी की फोटोज ही नहीं है। उस वक्त कैमरे होने ही बड़ी बात होती थी, मोबाइल तो थे ही नहीं, तो हमारे पास है ही नहीं, कोई ग्रुप ही नहीं है। अब धीरे धीरे जाके बने, जब ये नई नई चीजें आ गई तब जाकर के चलो सारे जुड़ते हैं। तो ऐसे ही जब लॉ के अंदर आया कि आज ये चेंजेस हो रहे हैं, आज ये चेंजेस हो रहे हैं, आज ये चेंजेस हो रहे हैं, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग लॉ के अंदर चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो गया तैयार। जनवरी, मैंने नवंबर लिख दिया दोबारा, जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। पर्पस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का? हमें ड्रॉबैक्स तो पता चल गए थे, ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहला काम क्या किया?
कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहला काम क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी सी डिटेल दे दूं पहले। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स एंड शेड्यूल। आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। ये आर्टिकल्स और शेड्यूल्स क्या थे, उसके लिए एक ये जरूर जानना जरूरी है पहले कि जब कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इंडिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? बेसिक स्ट्रक्चर। उस बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, उस बेसिक स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पढ़ा है किसी ने ये भी? कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहला काम इंडिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया। उसको डिवाइड किया किसमें? लेजिस्लेचर। दूसरा एग्जीक्यूटिव, आप लोगों ने भी लिखते हुए चलना है। और तीसरा जुडिशरी। पढ़ा है सबने, सिविक्स में पढ़ाया था ये। हाँ, लेजिस्लेचर से क्या मतलब है? वेरी गुड। एग्जीक्यूटिव क्या था? बहुत बढ़िया। और जुडिशरी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लेजिस्लेचर को अगर मैं आगे डिफाइन करूं तो बेसिकली लेजिस्लेचर में आता क्या है? पार्लियामेंट, है ना। आपने थोड़ा सा एक स्टेप आगे का जवाब दे दिया, नो डाउट, वो भी बहुत सही जवाब था। लेकिन पहला स्टेप में आ रहा है कि लेजिस्लेचर के अंदर आता कौन है जी? लेजिस्लेचर में आती है हमारी पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट का क्या स्ट्रक्चर है? आजकल तो सभी लोग देखते हैं, रोजाना झगड़े भी देखते होंगे कभी कभार, अगर दूरदर्शन चला दिया हो तो। लोकसभा एंड राज्यसभा, बिल्कुल ठीक। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस। पार्लियामेंट यानी लोकसभा, राज्यसभा। अब जब हम आए एग्जीक्यूटिव, तो ये एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव किसको बिलोंग करता है? हाँ जी सर, एग्जीक्यूटिव। इसमें आते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। इसमें आते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो थोड़ी सी हमारी भाषा कोर्ट कचहरी वाली भी ना, तो उसमें जरा प्रेसिडेंट साहब लगता है। तो ये प्रेसिडेंट साहब है हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर। नो डाउट वाइस प्रेसिडेंट साहब भी आते हैं, एंड नो डाउट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी आते हैं। अगर आप देखेंगे यही 3 सुपीरियर हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो जो आप लोगों ने हमें कहा कि भाई जो कैबिनेट है वो यही तो है, लोकसभा एंड राज्यसभा। बेसिकली कैबिनेट क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा। सारे मिनिस्टर्स यहीं तो बैठते हैं जाकर। एमपीज और मिनिस्टर्स ये गवर्न करते हैं इसको। अब आपने बहुत अच्छा बोला कि ये कौन है? ये साहब हैं ये लोग जो लॉ मेकिंग बॉडी है। ये क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी। और ये लोग क्या करते हैं? ये लॉ को पास करते हैं। ये जितने भी लॉ हैं, ये इन लॉ को पास करने की ड्यूटी इन्हीं की है कि ये भैया, अभी इस पर भी डिस्कस करेंगे। आपके पार्लियामेंट के अंदर
जो लॉ किस तरह से डिस्कस होता है, अभी आप लोगों ने तो देखा ही होगा, किसान आंदोलन चला, उससे पहले किसानों को लेकर 3 बिल बने, तो वो कैसे बने वो आपने देखा ही होगा, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो प्रेसिडेंट साहब इन लॉ को पास करते हैं। जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी का क्या काम है? लॉ को कंट्रोल करना, बिल्कुल ठीक। इसमें आए थे हमारे चीफ जस्टिस, यहीं लिख देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब दिख रहा है? तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर के अंदर हमारी पार्लियामेंट आ गई, पार्लियामेंट में हमारा लोअर हाउस, अपर हाउस, यानी हमारा लोकसभा और राज्यसभा आ गए। फिर आए हमारे प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये चले गए हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर। और जुडिशरी के अंदर हमारे चीफ जस्टिस साहब आ गए, और चीफ जस्टिस साहब को ड्यूटी दे दी गई कि भैया आप कंट्रोल करो, बनाओ। हर स्टेट में एक कोर्ट बनाई गई, अप्रोक्सीमेटली हर स्टेट में एक कोर्ट है। कुछ दो स्टेट्स आपस में कॉमन वो रख रही हैं, जिनको हाई कोर्ट कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका कहाँ पर आ गया? दिल्ली में, और हाई कोर्ट आपका हर स्टेट के अंदर आ गया। तो अब अगर आप देखो, जब आप इंडिया गेट घूमते हैं तो क्या क्या देखते हैं? पार्लियामेंट है वहां, प्रेसिडेंट हाउस है वहां, और सुप्रीम कोर्ट भी वहीं है। यानी एक तरीके से दिल्ली इतनी पॉपुलर क्यों है कि भैया दिल्ली, वो जो पूरे इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर तो यहीं खड़ा है, यहीं से सारा चल रहा है। ये देखे सबने है, लेकिन आज मैं आपको पिरो रहा हूं उस चीज में। अब आपको समझ में आएगा, देखो कि भाई तीनों चीजें एक ही जगह, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर इंडिया का दिया गया वो तीनों हाउसेज यहीं पर खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यहीं है, पार्लियामेंट भी यहीं है, और हमारा प्रेसिडेंट हाउस भी यहीं है। ठीक है जी। हमने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया था। उस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ बोला क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आपको करना क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने बना दिया, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर से बात थोड़ी बनेगी। फिर इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट को फंक्शन करने की, कि गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करेगी, उसकी पूरी गाइडलाइंस दी, पूरा एक खांचा तैयार किया कि गवर्नमेंट जो है इस तरह से रन करेगी। तो उन्होंने पूरा एक डिजाइन किया कि हाउ टू रन गवर्नमेंट, है ना। इन्होंने क्या किया, एक डिजाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से कि हाउ टू रन गवर्नमेंट। अब पूरी कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, ये लोग कैसे काम करेंगे? इनकी भी तो पावर्स डिफाइन की गई, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिजाइन की गई कि आपके पास ये पावर्स हैं, आपके पास ये जिम्मेदारियां भी हैं, सिर्फ अकेले पावर्स नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो सारी की सारी पावर्स डिजाइन की गई। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी? पूरे बेसिक स्ट्रक्चर में ये जो तीन लोग थे हमारे पार्लियामेंट, हमारा प्रेसिडेंट हाउस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तीनों की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की गई। ठीक है जी। किस किस की? जितने भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, यानी एमपीज, एमएलएज, और जितने भी हमारे प्रेसिडेंट के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर, जितनी कैबिनेट है, इन सब की पावर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स, जितने भी हैं, इन सब की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिजाइन की गई। और ये पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिजाइन करके कहां मेंशन की गई? कहां मेंशन की गई? इन आर्टिकल्स। हमने पढ़ा ना कि जो हम लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का,
उस बेसिक स्ट्रक्चर के पहले हमने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिवाइड है आर्टिकल्स में और शेड्यूल्स में। तो आर्टिकल्स में क्या डिजाइन की गई, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो शेड्यूल्स में क्या डिफाइन किया गया बताएं। हम लोग सुनते हैं आईएएस ऑफिसर्स, हम लोग किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर एक बॉस बैठा है, कोई कुछ है कोई कुछ है, एसडीएम ऑफिसेज हैं, ये सारे कहलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। क्या कहलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स की एक एक एक्टिविटी डिफाइंड है। ये नहीं कि आज आप में से कोई एक आईएएस ऑफिसर बन गया, पुराना जमाना नहीं है कि भैया आप यहां का राजा, मैं जो बोलूंगा मैं, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं डिसाइड करूंगा। क्या ऐसा है, नहीं है। एक्चुअली जब हम शेड्यूल्स की बात कर रहे हैं, शेड्यूल्स में डिफाइन किया गया कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी एक्टिविटीज, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी एक्टिविटीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज। आज आप देखते हैं रोज नई गवर्नमेंट पॉलिसी आ रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जब भी पीएम साहब का दिल करा आज ये पॉलिसी ले आते हैं, नहीं, डिफाइंड है व्हाट यू कैन डू व्हाट यू कांट। कहां पर, शेड्यूल्स में। तो उन्होंने क्या कहा, ब्यूरोक्रेट्स की और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स की एक्टिविटीज और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो कहां डिफाइंड हैं, शेड्यूल्स में। आप उसके बाहर नहीं जा सकते। अगर थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछ लेना बेटा एक बार। मैंने क्या बोला, ब्यूरोक्रेट्स की जो भी एक्टिविटीज हैं और जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, हाँ, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो कहां डिजाइंड है, शेड्यूल्स में। आप उससे बाहर नहीं जा सकते, आपको उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हमारा एक छोटा सा ब्रीफ था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। जब आपको मॉड्यूल मिलेगा हमारा, उस मॉड्यूल्स के अंदर भी हम आपका पूरा देंगे। आप देखेंगे अब आ रहा है, कट रहा है अब, ठीक है। उधर क्यों जा रहा है, देखिए क्या लिखा है। पहला पॉइंट मैंने कहा मदर फादर एक ही बात है, आप जिस सेंस में बोल दीजिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, मदर ऑफ एवरी लॉ। आप तो एक बिजनेस लॉ पढ़ेंगे छोटा सा, लेकिन जब तक फाइनल पहुंचोगे तो बहुत सारे लॉज आप भी पढ़ चुके होंगे। बिजनेस लॉ के अंदर ही आपको 5 एक्ट पढ़ाए जाएंगे, सैकड़ों एक्ट्स हैं, वो जो भी बने वो सब किसके अंडर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कह दिया गया, मदर ऑफ एवरी लॉ। क्योंकि मैंने क्या कहा कि आर्टिकल्स का भी हम और आएंगे कि आर्टिकल्स इसमें बताएगा कि आर्टिकल्स हमें एक पावर और देता है कि अगर हमें कोई नया लॉ चाहिए, आर्टिकल 245, एक छोटा सा ब्रीफ हमने उसका लिया है, क्योंकि हमने बिल्कुल छोटा छोटा सा ब्रीफ लिया, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत वाइड है। आर्टिकल 245 कहता है हमें कि अगर आपको एक नए लॉ की और जरूरत है, तो आर्टिकल 245 हमें वहां पर इंपावर करता है कि आप लाइए उस लॉ। आर्टिकल 246 वो कहता है कि भैया हम लोगों ने, अब देखो एक चीज और बताते हैं, हमारा इंडिया का एक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जब हम बात कर रहे थे, हम लोग कितनी स्टेट्स हैं, 28। जम्मू कश्मीर हट गया ना, 28, और टेरिटरीज है हमारे पास 9। अब वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में आ गए, तो 9 हो गई फॉर द टाइम बिंग। अभी कुछ इस तरीके का रेशियो है 28 और 9 का, है ना। 28 अलग अलग स्टेट्स और फिर सब एक
सेंट्रल को गवर्न करते हैं हमारे पीएम साहब, और हर स्टेट को गवर्न करता है सीएम साहब, है ना। जो भी सीएम है वो स्टेट को गवर्न करते हैं। जहाँ यूनियन टेरिटरीज है वहां पर भी कुछ यूनियन टेरिटरीज में सीएम नहीं है अभी, है ना। आपने देखा होगा अभी अभी हमारे पास जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में नहीं है, और भी एक दो जगह। तो लेकिन ये मानकर चला जाता है कि जो यूनियन टेरिटरीज है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। दिल्ली में ऑल दो हमारे पास फिर भी सीएम साहब हैं, है ना। तो अब बात आती है कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इंडिया के स्ट्रक्चर को कहा जाता है फेडरलिज्म। इसको अब क्या करना है,